अब बताओ, आ गया? चलो तो देखो भाई, हम जो बात करने वाले थे रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन की दर की बात करने वाले थे, ठीक है। और विघटन की दर बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, है ना। तो यहाँ लिखेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, ठीक है। तो विघटन की दर को हम दिखाते हैं माइनस डेल एन अपॉन डेल टी से। माइनस का साइन जो है वो इंडिकेट करता है हमेशा हमेशा किसके लिए? परमाणु संख्या में कमी होने के लिए। तो ये कहता है रदरफोर्ड और सोडी ने इस नियम को दिया। किसने दिया? रदरफोर्ड और सोडी ने, ठीक है। रदरफोर्ड व सोडी। अरे भाई, रदरफोर्ड और सोडी ने इसको दिया और उन्होंने कहा कि जो हमारी ये विघटन की दर है ये वाली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? किसकी होगी? माइनस डेल एन अपॉन डेल टी, वो नंबर ऑफ एटम के, यानी कि जो पदार्थ में परमाणु उपस्थित हैं उनके, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। यहां से शुरू करना है, एप्टीट्यूड जो भी करना है, ओके। तो क्या करते हैं, यहां से ये कांस्टेंट हटता है तो एक टर्म आती है, हम लिखेंगे इसमें डेल्टा डी एन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू लैम्बडा एन, ठीक है भैया। तो ये लैम्बडा क्या है यहाँ पे? ये लैम्बडा ही यहाँ पे बोला जाता है विघटन स्थिरांक। क्या बोला जाता है? विघटन स्थिरांक, ठीक है भाई। और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी चलिए रेडियो एक्टिविटी की, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से एक पेपर में क्वेश्चन आएगा जरूर 100%, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई। तो अब इसे कैसे सोल्व करना है वो कहानी है, ओके। तो यहां तक पता लगी, चीजें नहीं लगी? तो हमारे पास जो कहानी आई, जो इक्वेशन बन के आई, वो तो हमारे पास मटेरियल है ये वाला, डेल्टा डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा एन, ठीक है। अब इसको एक मैथ का रूल है कि जो नंबर डी एन है इसके नीचे एन आ गया और लैम्बडा डी टी पहुंच गया इधर। इसको डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं, ठीक है। तो जब अवकलन को भगाना होता है तो हमें करना पड़ता है समाकलन। क्या करना पड़ता है? समाकलन करने पर, ठीक है। तो समाकलन का साइन होता है ये वाला, ठीक है। तो डी एन अपॉन में एन, और इसको माइनस को मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस इंटीग्रेशन लैम्बडा डी टी हो जाएगा, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन ध्यान रखो, 1/n का समाकलन होता है log n। क्या होता है? log n, ठीक है। और लैम्बडा तो कांस्टेंट है, डेल्टा टी का खाली टी बनेगा, प्लस में कांस्टेंट आएगा सी, ओके। तो हम बात करते हैं कि एट टी इज इक्वल टू 0 पर एन की जो वैल्यू है वो एन नोट होने वाली है, यानी कि जो परमाणुओं की संख्या है प्रारंभिक परमाणु की संख्या के बराबर होने वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है, मैक्सिमम इतनी पहुंच सकती है। भाई मैक्सिमम कितनी पहुंच सकती है? मैक्सिमम जो परमाणु जो आपके एन है, वो एन नोट मतलब प्रारंभिक पार्टिकल है, ये क्या है? ये प्रारंभिक परमाणु संख्या है, ठीक है। और जो ये एन होता है ये अंतिम परमाणु संख्या होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अंतिम परमाणु संख्या। तो क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो जब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा बन जाएगा log एन नोट इज इक्वल टू, टी की वैल्यू जीरो तो सारा जीरो हो गया, ये तो सी की वैल्यू ये बनेगी। इस सी को यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी log n इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी प्लस में log n नोट। यहाँ तक कोई समस्या? ये log n जो है इधर जाएगा प्लस का, इधर जाएगा माइनस में, तो ये बन जाएगा log n माइनस log n नोट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी। अब log का एक रूल होता है कि जो माइनस में होते हैं वो डिवाइड में आ जाते हैं कुछ इस टाइप से, n अपॉन n नोट, ठीक है बेटा। यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या भाई? जब log जो है इक्वल टू के इधर जाता है तो वो ई में बनता है, ई बेस पे बनता है, मतलब ऐसे n अपॉन n नोट इज इक्वल टू ये बनेगा आपका ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, ठीक है। तो ये जो एन नोट है ये भी इधर पहुंच जाएगा,
तो एन नोट इधर पहुंचने पर जो कंडीशन बनेगी हमारी वो बनेगी एन इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आनी चाहिए आपकी। तो ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन ये कहती है, अतः इससे स्पष्ट है कि सक्रिय परमाणुओं की संख्या, सक्रिय परमाणुओं की संख्या समय के साथ, समय के साथ चरघातांकी रूप से घटती है। चरघातांकी मतलब एक्सपोनेंशियल रूप से घटती है। ठीक है, रूप से घटती है। चरघातांकी का मतलब ई की पावर में जो है ये है कहानी, यानी एन क्या है? सक्रिय परमाणु संख्या है, तो ये ई क्या है? इसे चरघातांकी बोला जा रहा है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई? तो इसमें जब आगे बात चलाते हैं हम, तो जो लैम्बडा टर्म है ये क्या है ना? तो जो लैम्बडा टर्म है ये क्या है? तो इसको बोलते हैं विघटन स्थिरांक। तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना? विघटन स्थिरांक, अरे ये क्या हो रहा है इसमें? विघटन स्थिरांक। ठीक है, तो विघटन स्थिरांक को लैम्बडा से शो करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है किसी बात की? बताओ मुझे। पक्का? तो लैम्बडा को जो हम शो करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे भाई? तो हमने देखा अभी जो इक्वेशन हमारी आई है वो आई है एन इजिकल टू एन नोट, तो दोबारा कर लेते हैं यार। तो हमने जो देखा कि जो हमने इक्वेशन आई है वो आई है एन इजिकल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, अब इसमें याद रखना, इफ यानी कि यदि लैम्बडा की वैल्यू, यदि लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाए? 1/t हो जाए, तो एन की वैल्यू क्या बनेगी वो देखो। तो एन नोट ई की पावर माइनस लैम्बडा की वैल्यू रखो यहाँ पे, लैम्बडा की वैल्यू है 1/t इंटू में टी, ये कट जाएगा। तो एन इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर -1 बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एन की वैल्यू है वो एन नोट अपॉन में ई बन रही है। क्लियर? और क्योंकि ई की वैल्यू नॉर्मली 2.72 होती है, इसीलिए जो एन की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करूंगा मैं इसको एन नोट अपॉन 2.72, और जो सोल्व करूंगा ना जब, तो मेरी बन के आएगी एन इजिकल टू 0.37 एन नोट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एन है वो 37% है। किसका? प्रारंभिक परमाणुओं का, जो बचेगा नया वाला, जो एक्टिव परमाणु है वो 37% है पहले वाले के। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा वो क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो परिभाषा लिखेंगे हम ये वाली कि, पेन बदल दो सा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समय का वह, समय का वह व्युत्क्रममान, व्युत्क्रममान जिस पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या, सक्रिय परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान का, अपने प्रारंभिक मान का कितना रह जाए? 1/e, 1/e रह जाए, या कितना रह जाए? 37% रह जाए। ठीक है, रह जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? विघटन स्थिरांक कहलाता है। आई बात समझ में बच्चे? नहीं आई? यहां तक कोई इशू? आज तो राइटिंग भी ठीक ठाक आ रही है। ठीक है भाई, अब इसमें जो कहानी बनती है हमारी, दूसरी कहानी, दूसरी कहानी सुनेंगे, यानी कि सक्रियता क्या होती है। सक्रियता, इसे रिएक्टिविटी बोलते हैं। इसको हम सक्रियता को आर से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? आर से। ठीक है, सबसे पहली बात वही कि कैसे करेंगे, क्या कहानी है। तो ध्यान रखना, इसमें जो हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि एकांक समय में, एकांक समय में विघटित, विघटित
होने वाले नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है, उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। किस पदार्थ की? जो भी पदार्थ आप लोगे ना, कहलाती है। तो इसको हम आर से दिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आर है वो इजिकल टू होगा माइनस डेल टी एन अपॉन डी टी के। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि हमें पता है कि जो एन की वैल्यू हमने निकाली वो एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी निकाली है, कोई समस्या? ये एन की वैल्यू में यहां पुट कर दूं तो आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू आएगी यहां पे कि माइनस डेल बाई डेल टी, यानी इस पूरे का क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अवकलन में क्या होता है? जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एन नोट तो बाहर आ गया। ई की पावर माइनस टी का, देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में करूं मैं, ई की पावर 2x का, तो ये 2 जो है आगे आ जाता है। ठीक है, और ये जो का 2 ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पे माइनस लैम्डा टी है, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा? ए की पावर माइनस लैम्डा टी बच जाएगा। परेशानी कुछ? ठीक है, तो इसको जो ये वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है आपकी, ये वाली जो ये वाली वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे? और देखो माइनस तो पहले से भी एक आ रहा है इसके अंदर ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ध्यान रखना। ठीक है, एक माइनस पहले से आ रहा है, एक माइनस ये वाला आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो ये हमारी कंडीशन बनेगी पूरी आपकी, वो क्या बनेगी? वो आपकी ये बनेगी कि आर इज इक्वल टू आर नोट एंड ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जहां पे आर नोट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी आपकी लैम्डा एन। इसी को सक्रियता बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस वाली टर्म को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रारंभिक सक्रियता। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक सक्रियता। और इसे बोलेंगे अंतिम सक्रियता, या अंत में जो सक्रियता रहेगी है। ठीक है, तो यहां तक चीज समझ में आ गई होगी भाई, है ना? अब सक्रियता हमने निकाल ली, इसका मात्रक क्या होता है वो देखे। ठीक है, तो इसके जो मात्रक आते हैं, मात्रक, ठीक है, तो एक मात्रक है इसका बैक्यूरेल। क्या मात्रक है? बैक्यूरेल। ये ध्यान रखना, इसका मात्रक है बैक्यूरेल सक्रियता का भी। तो वो होता है क्या? 1 क्यूरी के इक्वल। ठीक है, यानी क्यूरी भी इसका है। तो 1 क्यूरी मतलब होता है 3.7 10 टू पावर 10 विघटन पर सेकंड। पर सेकंड, ये भी याद रखना है। ठीक है, या बोलेंगे इसको, या तो इतना लिख दो, या बोलेंगे 1 सी इज इक्वल टू 3.7 10 टू पावर 10 बैक्यूरल। बैक्यूरल मतलब बी क्यू। ठीक है बच्चे, तो 1 क्यूरी अगर लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखोगे? तो 1 क्यूरी में लिखोगे कि 1 ग्राम रेडियम की सक्रियता, रेडियम की सक्रियता 3.7 10 टू पावर 10 विघटन पर सेकंड होती है। विघटन पर सेकंड होती है। इसी को क्या बोलते हैं? क्यूरी बोलते हैं। ठीक है, अन्य मात्रक, इसका एक मात्रक रदरफोर्ड भी होता है। तो एक रदरफोर्ड इजिकल टू क्या होता है? एक रदरफोर्ड आपका 10 की पावर 6 बैक्यूरल होता है, ये भी ध्यान रखना भैया। ठीक है, और एक होता है मिली क्यूरी। तो एक मिली क्यूरी का मतलब होता है 37 रदरफोर्ड। ठीक है, तो कुछ यूनिट है इसकी, तो याद कर लेंगे, कभी कभी पूछ ली जाती है। ओके, इसके आगे की कहानी करें तो एक आता है इसका अर्ध आयु काल। क्या होता है अर्ध आयु काल? क्या होता है अर्ध आयु काल? यानी टाइम पीरियड जो होगा, हाफ टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। इसको शो करते हैं हम टाइम हाफ से, या तो ऐसे होगा या कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो इसे कैसे कहेंगे? तो इसमें क्या है कि वह मान जिस पर जो आपका परमाणु का प्रारंभिक मान का आधा रह जाए उसे बोलते हैं अर्धायु काल। कैसे शो करते हैं वो देख लो। तो हमें पता है कि n इजिकल टू क्या होता है? n नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। अगर t की वैल्यू t हाफ हो जाए, और तो उस इस t हाफ पर n की वैल्यू आधी रह जाएगी प्रारंभिक मान की। आई बात समझ में?
भाई पहला जो मान है वो n है, आधे समय बाद इसकी जो वैल्यू रह गई वो आधी रह गई, उसी को बोलते हैं अर्धायुकाल। तो वैल्यू जब पुट करते हैं इसके अंदर n की जगह करेंगे n0/2 और n0 यहां पे e, लैम्डा t की जगह पुट करेंगे t हाफ। कोई इशू? n0 से n0 गायब, तो क्या बन गया 1/2 e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ। ठीक है, तो ये e जाएगा इधर लोग में, तो लोग ये बनता है लोग, आपका जो सेंटेंस बनेगा ये बन जाएगा पूरा माइनस, वैसे मैं सबको डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, चलो सुनो। तो ये जो e है या दोनों तरफ लोग ले लेंगे तब भी बात बन जाएगी। तो लोग लेने पर तो ये बन जाएगा लोग 1/2 और ये बन जाएगा लोग ई बेस पे माइनस ये t/2। ठीक है, तो ई से लोग खत्म हो जाता है, तो ये माइनस साइन जो है ना इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये log 2 बन जाता है, log 2 उल्टा हो जाता है मतलब। ठीक है, तो log 2 इजिकल टू लैम्डा t 1/2 बनता है, ये कहानी ध्यान रखनी है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693। ठीक है, 0.693, ये लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके हो गया डिवाइड में, तो ये टी हाफ की वैल्यू ये आ गई आपकी। ठीक है, ये संबंध है आपका किसमें, विक्टन स्थिरांक में और हाफ वैल्यू में। कर लेंगे। इसके आगे कहानी बात करें कि औसत आयु माध्य आयु क्या होती है, तो माध्य आयु का जो फॉर्मूला हम बनाएंगे वो ये बनाएंगे, माध्य आयु। इसका केवल फॉर्मूला याद रखो, इसे औसत आयु भी बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी सोल्व करने पड़ेंगे, एग्जाम में आ जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो जो माध्यम ये आपका होता है वो कैसे करेंगे वो देख लो भाई। तो औसत आयु काल जो होता है 1.44 टी हाफ के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सोल्व कैसे करना है बताएं अभी या कल कराएं, बताओ। इच्छा है, इच्छा है, इच्छा है, इच्छा है। चलो देख लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, समझना है इसको कि जो आपका औसत आयु काल है उसको हम टी एवरेज टी ए के नाम से बोल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आप जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाता है हमारा टाइम पीरियड, टी डी एन रखना है। वैसे सॉल्यूशन ने आपका उसमें होगा नहीं, एग्जाम में सिलेबस में होगा नहीं ये। ठीक है, इसको रहने दो अभी, है ना। अभी फिलहाल याद रखो ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला इसका जो होता है टी एवरेज 1/लैम्डा भी होता है। ठीक है, यानी कि ये मैंने बताया ना, ये वैल्यू ज्यादा रखो, वैल्यू याद। ओके, इतनी बात ध्यान रखनी है इसके अंदर से अभी। ठीक है, बाकी कुछ जो है चीजें हैं इसकी जब हम कल न्यूमेरिकल करवाएंगे सोल्व इसके ना, तब करेंगे।